बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबि बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ वसल्लम और आप देख रहे हैं लाइव एजुकेशन अकेडमी चैनल। आज का लेक्चर इंतहाई कीमती है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, ख़ास तौर पे उन यंगस्टर के लिए कि जिन्होंने रिसेंटली अपनी कोर्ट ज्वाइन की है। इसके अलावा उनके लिए भी जो जुडिशल इम्तहानात के लिए अपीयर होने वाले हैं और एलएलबी के लिए भी, और एक आम शख्स के लिए भी कि सिविल मुकदमा जो है वो कितने मराहिल से गुजरता है। स्टार्ट में क्या होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा, उसके बाद क्या होगा, और लास्ट में किस तरीके से एक सिविल मुकदमे का फैसला होता है। तो इस लेक्चर को एंड तक आप देखें। हम इसको एक कहानी के अंदाज में लेके चलते हैं, एक स्टोरी के अंदाज में। मिसाल के तौर पर स्टोरी ये है कि मैंने अपना घर किराए पे दिया और किराएदार ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया। अब किराया देने से भी इनकारी है। मैंने उस पे दावा दायर किया कि उसका मालिक मैं हूं, ऑनरशिप मेरी है और उसके टोटल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, जबकि उसका पोजेशन यानी कब्जा किराएदार के पास है। और उसने जेली स्टाम्प वगैरह बनाकर उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि वो असल मालिक है। अब हमारा आपस में ये एक दावा चल रहा है, सिविल दावा। स्टार्ट में आप ये याद रखें कि कुल केसेस को दो बड़ी डिवीज़न में तकसीम किया जाता है। एक डिवीज़न है क्रिमिनल, एक है सिविल। यानी तमाम केसों को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं जो बड़े हिस्से हैं। एक है क्रिमिनल, एक है सिविल। फिर क्रिमिनल की भी आगे सब ब्रांचेज हैं और सिविल की भी आगे सब ब्रांचेज हैं। तो आज हम सिविल पढ़ रहे हैं। सिविल किस तरीके से शुरू होता है? सिविल में दो पार्टियां होती हैं। देखें, मेरे मकान पे कब्जा हुआ तो मैंने जो केस किया मैं मुद्दई कहलाऊंगा, प्लेंटिफ कहलाऊंगा, और जिस पे मैंने दावा दायर किया वो डिफेंडेंट कहलाएगा, मुद्दा अलैह कहलाएगा। तो स्टार्ट में कितनी पार्टियां होती हैं? दो पार्टियां, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। इनमें से एक भी गायब होगी तो आपका दावा नहीं बनता। प्लेंटिफ ना हुआ तो दावा नहीं। अगर डिफेंडेंट ही कोई नहीं है तो मैं किसके खिलाफ कर रहा हूं? तो ये दो पार्टियां होना जरूरी है। सिविल दावे को, सिविल ट्रायल को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, एक है ट्रायल प्रोसीडिंग। एक है प्री ट्रायल, एक है ट्रायल प्रोसीडिंग। याद रखना कि जो ऑर्डर 1 से 13 तक है, ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 13 तक, ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग को डील करते हैं, और ऑर्डर 14 से लेकर आगे तक जो है ये ट्रायल होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्डर 1। देखें, मैं अब अपना दावा लेकर जा रहा हूं, तो मैंने अपना दावा दायर करना है, अपना केस दायर करना है, अपना केस फाइल करना है। तो ऑर्डर 1 मुझे बताता है सीपीसी का कि पार्टियां कौन सी होंगी। तो ऑर्डर 1 क्या बताएगा? पार्टी टू सूट्स, कि इस मुकदमे की पार्टियां कितनी होंगी। अब देखो, मैं एक पार्टी मैं हूं, मुद्दई प्लेंटिफ, दूसरी पार्टी मेरा किराएदार है। हम फर्जी नाम रख लेते हैं, उसका फर्जी नाम जो है जाहिद है। तो मैं आसिफ प्लेंटिफ और जाहिद उसका डिफेंडेंट है। तो अब उसमें जाहिद के साथ दो और लोग भी रह रहे थे उसी किराए के मकान में, उन्होंने भी कब्जा किया है। तो अब डिफेंडेंट कितने हो गए? 3 लोग। तो प्लेंटिफ आसिफ और डिफेंडेंट वो है। तो ऑर्डर 1 हमें बताता है कि पार्टियां कौन कौन सी होंगी, और ऑर्डर 1 ही हमें एक चीज बताता है, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर। देखिए, मिस ज्वाइंडर किसको कहते हैं? मिस ज्वाइंडर उसको कहते हैं कि जिसका नाम गलती से आ गया हो। मिसाल के तौर पर, अब ये जो किराएदारों के मैंने नाम लिखवाए हैं, एक तो किराएदार वो जाहिद जिसने मेरे मकान पे कब्जा किया, अभी मैंने कहा दो और लोग भी हैं। तो उनमें से एक जो है उसने कब्जा किया, जो दूसरा बेचारा था जिसका नाम हम रख लेते हैं इमरान। तो जो इमरान साहब हैं वो तो वैसे ही रात गुजारने के लिए वहां पर आए थे, उनके कोई गेस्ट थे,
तो एक दो दिन वहां पर रह गए तो मुझे गलती से ये लगा कि ये भी शायद इसने भी कब्जा किया है, तो ये मिस ज्वाइंडर हो गया, गलत कोई नाम आ गया, ऐसा नाम के जो नहीं, यानी उससे कोई डील ही नहीं करता, उससे लिंक ही नहीं होता, तो मिस ज्वाइंडर। एक होता नॉन ज्वाइंडर, ये बड़ा कीमती लफ्ज है, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर का मतलब है कि जिसका मुझे नाम डालना चाहिए था मैंने उसी का नाम नहीं डाला। मसलन जाहिद ने मेरे मकान पे कब्जा किया तो मैंने जाहिद का नाम डाला ही नहीं, बल्कि क्या किया, उल्टा वो दो जो लड़के थे, एक इमरान था और उसके साथ जो दूसरा शख्स था उसका नाम काशिफ था, तो इमरान और काशिफ का मैंने नाम रख दिया, और जो असल जिसने मुझ पे कब्जा किया था मेरे मकान पर उसका मैंने नाम ही नहीं रखा। तो ये क्या हो गया, ये नॉन ज्वाइंडर हो गया। तो अब गौर से दोबारा देखें, ऑर्डर 1 किसको डील करता है, पार्टियों को। पार्टियां दो तरह की होती हैं, एक प्लेंटिफ यानी मुद्दई यानी आसिफ जिसके मकान पे कब्जा हुआ, और एक डिफेंडेंट मुद्दा अलैह जिसने कब्जा किया। अब इसके अंदर एक होता है मिस ज्वाइंडर, गलती से कोई नाम आ गया। एक होता है नॉन ज्वाइंडर कि नाम ही हमने जो ओरिजिनल नाम था वो लिखा ही नहीं, जाहिद का नाम लिखा ही नहीं कि जो असल जिसने कब्जा किया था। तो ऑर्डर 1 उसका रूल 9 जो है ये नॉन ज्वाइंडर वगैरह को ये डील करता है कि नॉन ज्वाइंडर किसको कहते हैं। याद रखना, एक और चीज इसमें मैं आपको बता दूं, पार्टियों में एक और चीज भी होती है, एक होती प्रॉपर पार्टी, एक होती नेसेसरी पार्टी। ये आपसे पेपर में पूछ सकता है, प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी किसको कहते हैं। प्रॉपर पार्टी उसको कहते हैं कि जो एक मौजू शख्स हो, और नेसेसरी पार्टी किसको कहते हैं, जो बहुत जरूरी हो। यही वाली मिसाल कि इसमें नेसेसरी पार्टी कौन है, इसमें नेसेसरी पार्टी वो है यानी जाहिद जिसने मेरे मकान पे कब्जा किया, ये नेसेसरी पार्टी है। और इसमें प्रॉपर पार्टियां कौन सी हैं, जो उसके साथ 2 लड़के और रह रहे हैं, वो प्रॉपर हैं। तो क्या हुआ कि नेसेसरी पार्टी किसको कहते हैं, जिसका मुकदमे में होना जरूरी है, वो नेसेसरी पार्टी, और जो मौजू लोग हैं वो प्रॉपर पार्टी होते हैं। इसके मुताल्लिक हम डिटेल में अब लेक्चर देंगे। ये आज का जो लेक्चर है ये इन सब का निचोड़ है, यानी ये पूरे के पूरे सीपीसी को घेरता है। जो आगे वाले हमारे लेक्चर होंगे वो हर एक ऑर्डर पे अलग अलग लेक्चर होंगे, या 2-2 3-3 ऑर्डर को मिक्स करके आगे लेके चलेंगे, वो बाद की हमारी प्लानिंग है। तो देखें, अब रिलैक्स होके देखें, मैंने केस दायर करना है, मेरे मकान पे कब्जा हुआ है, जाहिद ने किया है, वो मेरा किराएदार है। तो ऑर्डर 1 क्या कहेगा कि दोनों पार्टियां मैदान में आ जाएं, एक आसिफ प्लेंटिफ और जाहिद डिफेंडेंट। मिस ज्वाइंडर किसको कहते हैं, मैंने गलती से किसका नाम रख दिया था कि वो शख्स जो इमरान रात को जो आया हुआ था वहां पर, जो कि अचानक मिलने के लिए आया था, मैंने मिस ज्वाइंडर उसका गलती में नाम रख दिया। और नॉन ज्वाइंडर का मतलब क्या है, जो असल बंदा जाहिद है उसका नाम ही ना लिखूं तो नॉन ज्वाइंडर हो जाएगा। इसी ऑर्डर 1 का रूल 10 ये भी कहता है कि अगर मैंने पार्टियां नाम निकालने हैं या कोई नए नाम ऐड करने हैं, स्टक आउट कोई नाम करने हैं या कोई नए नाम ज्वाइन करने हैं, तो ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत मैं नाम चेंज भी कर सकता हूं। मसलन मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जो शख्स मेहमान मिलने के लिए आया था, मुझसे गलती से जो है उसका नाम लिखा गया, आप उसका नाम स्टक आउट कर दें, और इसकी जगह पर एक और शख्स है जिसने ये सारी की सारी गेम रचाई है, जिसने जाहिद के जहन में ये डाला कि आप आसिफ के मकान पे कब्जा करें, वो दरमियान में जो है असल फसाद की जड़ वो है, तो मैं उसका नाम ऐड करवा सकता हूं ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत। अब है ऑर्डर 1 और रूल 13। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने गलती से कोई नाम लिख दिए हों, या अगर आपने कोई नाम ऐड करने हों, तो ऑब्जेक्शन अगर आपको हो मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर को, तो उसको डील कौन करता है, ऑर्डर 1 रूल 13। तो हमने क्या देखा, जब मैंने मुकदमा दायर करना है, मैं अदालत में जाऊंगा, सबसे पहले ऑर्डर 1 मुझे मेरी रहनुमाई करेगा कि पार्टियां कितनी होंगी। तो 2 पार्टियां, मुद्दई और मुद्दा अलैह। अब है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 जो है ये है फ्रेम ऑफ सूट, कि मुकदमा बनेगा भी या नहीं बनेगा, काज ऑफ एक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ। तो ऑर्डर 2 ये देखेगा कि क्या वाकई ही उस शख्स ने इसके मकान पे आसिफ के कब्जा किया है,
या ये बिला वजह उसको तंग कर रहा है, या ऐसा तो नहीं कि मकान ही जाहिद का हो और आसिफ बिला वजह उसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहा हो। तो ऑर्डर 2 क्या देखेगा कि मुकदमा बनता भी है या नहीं बनता, तो काज ऑफ एक्शन कौन देखेगा? ऑर्डर 2 देखेगा। ऑर्डर 3 हमें क्या डील करता है? ऑर्डर 3 ये कहेगा कि आसिफ साहब, अगर आपने मुकदमा करना है तो आप किसके पास चले जाएं? प्लेडर की तरफ चले जाएं, वकील अपना करें, अपना कोई लीगल एक्सपर्ट को आप अपॉइंट करें। तो ऑर्डर 3 हमें रहनुमाई करता है कि हमने वकील को हायर करना है, अपना कोई एडवोकेट रखना है। अब ऑर्डर 4 देखो, ये तरतीब से आ रहा है कि ऑर्डर 1 ने पार्टियों का बताया कि आसिफ साहब, अगर आपने मुकदमा करना है तो आप प्लेंटिफ होंगे और जाहिद डिफेंडेंट होगा। ऑर्डर 2 ने ये देखा तुम्हारा मुकदमा बनता भी है या नहीं बनता। ऑर्डर 3 ने कहा चलो इस तरह करो कि आप अपना वकील करो। ऑर्डर 4 ने क्या कहा? ऑर्डर 4 ने यह कहा कि आप अपना जो मुकदमा है उसको इंस्टीट्यूट करें, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करें। आप अपना मुकदमा दायर तो करें, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, देखा जाएगा कि मुकदमा बनता है या नहीं, वो तो बाद के प्रोसीडिंग है। अभी आप अपना दावा दायर तो करें, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किसने बताया? ऑर्डर 4 ने हमें बताया। अब इसने ये कहा कि अगर आपने मुकदमा दायर करना है तो आप क्या करें? प्लेंट लेकर आएं, दावा लिख कर लाएं। अब इस ऑर्डर 4 ने हमें डायरेक्ट उठाकर किसकी तरफ भेज दिया? हमें ऑर्डर 6 की तरफ और 7 की तरफ भेज दिया। दरमियान में 5 अभी मैं मिस कर रहा हूं, ठीक है? तो ऑर्डर 6 7 के बाद मैं 5 की तरफ आऊंगा। तो ऑर्डर 4 ने हमें किसकी तरफ भेजा? खुद ऑर्डर 6 की तरफ और 7 की तरफ। अब ऑर्डर जो 6 है ये किसको डील करता है? ये प्लीडिंग को डील करता है। याद रखना, बड़ा कीमती मैं नुक्ता बता रहा हूं आपको, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ऑर्डर 6 जो है वो कहता है ये प्लेंट को डील करता है। नहीं, ये प्लीडिंग को डील करता है, यानी दावे को भी और जवाब दावे को भी। तो ऑर्डर 6 दोनों की तरफ रहनुमाई करता है कि आपने दावा कैसे लिखना है, यानी प्लेंट कैसे लिखना है, और जवाब दावा यानी रिटर्न स्टेटमेंट आपने कैसे लिखनी है। तो ऑर्डर 6 की तरफ हमें 4 ने भेजा, तो हम ऑर्डर 4 से 6 की तरफ आए। 6 के अंदर हमने रहनुमाई पढ़ी, तो मेरे वकील साहब ने क्या किया? ऑर्डर 6 के तहत सारे हकायक देखे कि मैंने दावा कैसे लिखना है। तरतीब उसमें लिखी है ऑर्डर 6 में। और 7 जो है वो स्पेशली प्लेंट के मुताल्लिक है, यानी दावे के मुताल्लिक है। तो मेरे वकील साहब ने, जो मैंने अपना वकील एक्स किया था, उस वकील साहब ने क्या किया? ऑर्डर 6 को पढ़ा और ऑर्डर 7 के तहत उन्होंने मेरा दावा लिखा, मेरी प्लेंट लिखी, मेरा दावा तहरीर कर दिया। मैंने जाके ये दावा कोर्ट में दायर किया। अब कोर्ट ने ये देखा कि ये आसिफ ने गलत कोर्ट में दावा दायर कर दिया, इसकी कोर्ट तो कोई और बनती थी। तो कोर्ट ने क्या देखा कि आसिफ ने जो दावा दायर किया ये गलत कर दिया, इसकी कोर्ट कोई और बनती थी। तो ऑर्डर 7 उसका रूल 10, इसको कहते हैं 710, इसके तहत होता है रिटर्न ऑफ द प्लेंट, कि मेरा जो मुकदमा था उन्होंने क्या किया? रिटर्न कर दिया, यानी रिटर्न कर दिया। और मुझे ये कहा, मेरे वकील साहब को कहा कि वकील साहब, आपने ऑर्डर 7 के तहत जो मुकदमा दायर किया था इसको आप वापस ले जाएं, ये प्रॉपर कोर्ट नहीं है, आपको दूसरी कोर्ट लगती है। और अगर मेरे वकील साहब ने इस तरह किया कि उन्होंने या तो काज ऑफ एक्शन सही ना लिखा, या जिस स्टाम्प पेपर पे लिखना था मैंने कोर्ट फीस भरनी थी, जो स्टैंप ड्यूटी होती है वो मैंने अदा नहीं की, तो अगर उन्होंने उसके बगैर दावा दायर कर दिया तो कोर्ट क्या करेगा? मेरे वकील साहब को कहेगा, आसिफ को जाके कहो, अपने क्लाइंट को कहो कि प्रॉपर कोर्ट फीस की स्टैंप ड्यूटी अदा करे। अगर उसने प्रॉपर स्टाम्प पे नहीं लिखा तो मैं उसका दावा खारिज कर दूंगी। आज आपको एक मौका दिया जा रहा है, और कोर्ट ने मुझे मौका दिया, उसके बावजूद मैंने जानबूझकर फिर भी अगर मैंने दावा दायर नहीं किया तो कोर्ट मेरे मुकदमे को
रिजेक्ट कर देगी। इसको कहते 7/11, 7/11। ये कहते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। याद रखना, रिटर्न ऑफ प्लेंट का मतलब है दावा आपका खारिज नहीं हुआ, बल्कि आपको वापस कर दिया कि ये आपकी कोर्ट नहीं है। और जो रिजेक्शन है वो आपका दावा खारिज कर दिया कि आपने तो कोर्ट फीस ही नहीं भरी, आपने असल जो स्टाम्प पेपर था जिस पे इसकी वैल्यू लिखी थी, जितने का स्टाम्प पेपर बनता था उस पर आपने नहीं लिखा, आपको मौका भी दिया गया। इसको कहते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो देखें, अब दोबारा जहन को पीछे की तरफ लेके जाएं। मेरे मकान पे कब्जा हुआ, मैं प्लेंटिफ, जाहिद ने किया डिफेंडेंट। मैंने दावा दायर करना है, ऑर्डर 1 ने क्या कहा, पार्टियां 2 होनी चाहिए, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट। उसमें अगर मैंने कोई गलती से नाम दायर कर दिया है, मिस ज्वाइंडर कर दिया है, या नॉन ज्वाइंडर जिसका नाम लिखना था और जिसका असल जिसकी कहानी थी वो उसी बंदे को नहीं लिखा, तो वो नॉन ज्वाइंडर है, इसको मैं जाकर उसमें चेंज कर सकता हूं। ऑर्डर 2 ने क्या कहा, यानी ऑर्डर 1 ने कहा पार्टी टू द सूट, ऑर्डर 2 ने यह कहा कि काज ऑफ एक्शन बनता भी है या नहीं बनता, क्या वाकई ही आसिफ के साथ जुल्म हुआ है, ये जानबूझ के इस तरह अदालत का टाइम जाया कर रहा है। तो काज ऑफ एक्शन किसने देखा, ऑर्डर 2 ने। ऑर्डर 3 ने क्या किया, ऑर्डर 3 ने मुझे कहा आसिफ साहब अगर आपने मुकदमा करना है तो आप चले जाएं वकील की तरफ, प्लेडर की तरफ। तो ऑर्डर 3 ने मुझे वकील करने का मशवरा दिया। ऑर्डर 4 ने मुझे क्या कहा, मुझे वकील के पास पेश कर दिया और मुझे कहा वो अपना दावा पेश करो। मैंने कहा मुझे तो दावा नहीं लिखना आता, मैं तो वकील नहीं हूं। तो ऑर्डर 4 ने क्या कहा, आप वकील के पास जाएं, वकील का नाम है एक्स, वो ऑर्डर 6 को देखेगा और ऑर्डर 7 को देखेगा और आपका दावा लिखेगा, प्लेंट लिखेगा। मैं वकील एक्स की तरफ गया और उन्होंने क्या किया, ऑर्डर 6 यानी प्लीडिंग को पढ़ा और उन्होंने ऑर्डर 7 के तहत मेरा दावा लिखा और इसको इंस्टीट्यूट कर दिया। इस दावे को जैसे ही दावा ये मैं दायर किया, अगर तो गलत कोर्ट में मैंने अनजाने से गलती से मैंने कर दिया तो 7/10 के तहत, 7/10 के तहत, ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत मेरा जो दावा है वो रिटर्न हो जाएगा। इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ द प्लेंट। और अगर मैंने जानबूझकर अदालत की जो कोर्ट फीस भरनी थी, जो स्टाम्प पेपर, जो प्रॉपर स्टाम्प पेपर था उस पर लिखना था और मैंने नहीं लिखा और अदालत ने मुझे टाइम भी दिया, फिर मैंने उसका टाइम ज़ाया किया, तो मेरा दावा रिजेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, 7/11। अब यहां तक तो आ गया 7 तक। अब है ऑर्डर 8। अभी ये मैं आपको पहले अभी सिंपल पढ़ा रहा हूं, अभी इसकी अमेंडमेंट आपको थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि इसमें अमेंडमेंट हुई है पीरियड के हिसाब से कि कितने दिनों में दावा अब खत्म करना हुआ करेगा। पहले मैं अभी जो जर्नल है वो बता रहा हूं। ऑर्डर 8 ने क्या कहा, रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे ही अब मैंने दावा दायर कर दिया, मैंने दरमियान में किसको मिस किया था, 4 के बाद मैं डायरेक्ट 6 पे आया था और मैंने दरमियान में 5 को मिस किया था। अब मैं 5 की तरफ जा रहा हूं। जैसे ही मेरा दावा एडमिट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, मेरा दावा दायर हो गया, अब अदालत ने क्या किया, ऑर्डर 5 के तहत जाहिद के पास, मुद्दा अलह के पास, डिफेंडेंट के पास सम्मन भेजे कि आपके खिलाफ दावा दायर है और आप आएं और इसका जवाब दें। अब ऑर्डर 8 के तहत 2 पॉसिबिलिटी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, हम ये देखते हैं कि जो डिफेंडेंट है वो आता ही नहीं, डिफेंडेंट आता ही नहीं। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ऑर्डर 8 का इस्तेमाल ही नहीं करता, वो आता ही नहीं। तो अब ऑर्डर 9 जो है वो बताएगा कि अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो अब उसके खिलाफ क्या होगा, 9(6) के तहत, ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत क्या होगा कि अगर तो प्लेंटिफ आता और डिफेंडेंट नहीं आता, आसिफ चला गया, मुद्दई चला गया, मुद्दा अलह नहीं आया, तो अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी। याद रखना, डायरेक्ट एक्स पार्टी डिग्री नहीं होती, मैं फिर बता रहा हूं, एक्स पार्टी डिग्री
डायरेक्ट नहीं होती, पहले शुरू में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है। तो क्या एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई, एक तरफा कार्रवाई हुई। तो 9(6) के तहत अदालत ने यह देखा कि आसिफ ने दावा भी दायर किया, अदालत ने सम्मन भी भेजे, बार बार सम्मन को भेजा गया और जाहिद जानबूझकर नहीं आ रहा। इसलिए आसिफ साहब आप क्या करें, अपने जो आपके पास शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, वो मेरे सामने पेश करें, मैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करती हूं। तो अदालत ने क्या किया, एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दी और मेरे हक में एक्स पार्टी डिक्री जारी कर दी कि एक तरफा डिक्री मेरे हक में हो गई। अचानक ही जाहिद को पता चल गया कि आसिफ के हक में तो डिक्री हो गई। अब उसने क्या किया, अब उसके पास ये 3-4 तरह की रेमेडी होती है, ज्यादातर 3 तरह की रेमेडी को लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेहतरीन रेमेडी क्या है, सबसे बेहतरीन उसके पास हल क्या है जाहिद के पास, 9(13), ऑर्डर 9 रूल 13, सेट ए साइडिंग एक्स पार्टी डिक्री, कि वो उसी अदालत को दरखास्त दे दे जाहिद। उसने अपना वकील किया और उसके वकील साहब ने क्या किया, 9(13 को इस्तेमाल किया। कैसे किया कि वो अदालत में गया और उन्होंने कहा कि जज साहब, जो जाहिद था ये तो हॉस्पिटल में बीमार था, इसका तो मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पे रीचेबल नहीं था, किसी पहाड़ी इलाके में था, वहाँ पे सिग्नल भी नहीं थे, इसको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो आपने इसके खिलाफ डिक्री कर दी है। तो 9(13 के तहत, ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत एक्स पार्टी डिक्री को आप सेट साइडिंग करें, इसको ख़त्म कर दें, खारिज कर दें। सबसे बेहतरीन कार्रवाई उसका वकील क्या कर सकता है, 9(13 की, या 12(2) की कार्रवाई कर सकता है। वो ये कह सकता है कि जो आसिफ है इसने धोखा किया, इसने धोखे के जरिए से उस तक सम्मन नहीं पहुंचने दी, ये कोई भी धोखा किया, आसिफ ने धोखे के जरिए से ने डिग्री हासिल की है। या तीसरी काम वो क्या कर सकता है, सेक्शन 96 के तहत अपील दायर कर सकता है। ठीक है, तो देखें ऑर्डर 1 ने क्या किया था, बताया था पार्टियां क्या होगी। ऑर्डर 2 ने क्या कहा था, काज ऑफ एक्शन बनता है या नहीं। ऑर्डर 3 ने क्या कहा था, आप अपना वकील करें। ऑर्डर 4 ने क्या कहा कि आसिफ साहब वकील तो कर लिया, अब दावा तो दायर करें। 4 ने मुझे 5 पे नहीं भेजा बल्कि डायरेक्ट उठा के किसकी तरफ भेज दिया, ऑर्डर 6 और 7 की तरफ। मेरे वकील ने ऑर्डर 6 पढ़ा और 7 पढ़ा, उसके तहत ऑर्डर 7 के तहत उन्होंने दावा दायर किया, प्लेंट उन्होंने लिखी और उन्होंने उसको दायर कर दिया। जैसे ही वो दायर हुई तो 7-10 के तहत, 7-10 के तहत अगर गलत कोर्ट में दायर कर दी तो मुझे रिटर्न हो जाएगी, वापसी हो जाएगी। अगर मैंने जानबूझ के उसकी स्टाम्प पेपर दुरुस्त नहीं लिखे, कोर्ट फीस अदा नहीं की, रिजेक्शन हो जाएगी। पहले मुझे चांस दिया जाएगा, मैंने फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं किया, रिटर्न हो जाएगी। अब जैसे मेरा दावा दायर हुआ, ऑर्डर 7 के तहत प्लेंट मैंने लिख के जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किया, तो अब ऑर्डर 5 के तहत अदालत ने क्या किया, जाहिद के पास जिसने कब्जा किया था, डिफेंडेंट के पास सम्मन जारी किए। अब 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी हमने क्या पढ़ ली, वो आया ही नहीं, तो कोर्ट ने क्या किया, 9(6) के तहत, ऑर्डर 9 और रूल 6 के तहत एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की, पहले उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की और आखिर में भी वो नहीं आया तो एक तरफा डिक्री मेरे हक में कर दी। उसको पता चल गया और उसने अपना वकील किया। वकील ने आते ही 3 चीजें ज्यादातर संभाली, और भी होते हैं मगर ये 3 चीजें ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होती हैं। सबसे बेहतरीन चीज क्या कि उसके वकील ने क्या करना है, 9(13 की कार्रवाई करनी है, ऑर्डर 9 रूल 13 की कार्रवाई करनी है कि सेट असाइडिंग एक्स पार्टी डिक्री। जज साहब को एप्लीकेशन देंगे कि जो जाहिद था इस तक तो समन पहुंचे नहीं, इस तक कोई वो चीज नहीं आया, तो ये माकूल जो सफिशिएंट काज वो बताएंगे और सेट असाइड कर सकते हैं मेरी एक्स पार्टी डिक्री को। या 12(2) की एप्लीकेशन देके कि आसिफ ने फ्रॉड वगैरह के जरिए से इस तरह किया है, या 96 सेक्शन के तहत अपील कर सकते हैं। ये तो था वो एक्स पार्टी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि जैसे ही मैंने दावा दायर किया, ऑर्डर 5 के तहत उस पर सम्मन गया, वो आ गया, मेरा वकील है एक्स, उसका वकील है वाई, उसने अपना वकील वाई कर लिया। अब वकील साहब पे वो गया
कि वकील साहब आसिफ ने मेरे पास इस तरह मेरे खिलाफ दावा दायर किया है, तो मैं आपको अपना एडवोकेट हायर कर रहा हूं, आप मेरा केस लड़ें। वकील साहब ने क्या किया, ठीक है जी मेरी फीस दें, और वकील साहब हायर हो गए। अब ऑर्डर 8 के तहत, मेरे वकील ने ऑर्डर 7 के तहत मुकदमा लिखा था, यानी प्लेंट लिखी थी, दावा लिखा था, उसका वकील ऑर्डर 8 के तहत लिखेगा, क्योंकि वो जवाब दावा है, वो रिटन स्टेटमेंट है। अब उसके वकील ने ऑर्डर 8 के तहत क्या किया कि दावा लिखा। अब ये दावा लिखने का टाइम कितने दिन का है, उसको 30 दिन का टाइम है कि वो क्या कर सकता है, उसका वकील वाई क्या कर सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर जवाब दावा देगा। अब सवाल ये उठता है, क्या वो 30 दिन के अंदर ही देगा या 30 दिन से पहले भी दे सकता है? हाँ, 30 दिन से पहले किसी भी टाइम पे वो अपना जवाब दावा देगा, अपना रिटर्न स्टेटमेंट देगा ऑर्डर 8 के तहत। या ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका वकील सेट ऑफ करे, काउंटर क्लेम कर दे और ये कह दे कि जज साहब, जिस मकान पे ये बंदा बैठा हुआ है, इस मकान को आसिफ ने बेचा हुआ है, या आसिफ ने जो गिरवी पैसे रखे हुए हैं, आसिफ ने उधार पैसे लिए हुए हैं, पहले वो पैसे तो दिलवाओ तब ये मकान छोड़ेगा। आसिफ ने 10 लाख रुपए लिए थे और ये कहा था कि जैद भाई, जब मैं आपके 10 लाख अदा कर दूंगा मेरे मकान का कब्जा छोड़ देना। अब आसिफ जो है ना तो उसके मकान वो उसके ना तो उसका कर्जा वापस करता है और ऊपर से उल्टा मकान का केस भी उस पर कर दिया। इसको कहते हैं सेट ऑफ। मैंने उस पर दावा दायर किया, उल्टा उसने मुझ पे कर दिया, इसको सेट ऑफ कहते हैं, काउंटर क्लेम कहते हैं। तो ऑर्डर 8 के तहत उसके वकील ने क्या किया, दावा दायर किया। अब है ऑर्डर 9। तो हमने देखा था कि पार्टियां आती हैं या नहीं आती। तो 9/6 के तहत एक्स पार्टी हुई थी, 9/13 के तहत एक्स पार्टी जो डिक्री हुई थी वो सेटिसाइड हो गई थी। अब हम चलते हैं ऑर्डर 8 से ऑर्डर 10 की तरफ। दोनों पार्टियां आ गई अदालत में। ऑर्डर 10 के तहत एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी होगा कि कोर्ट क्या करेगा, दोनों पार्टियों को बुलाएगा और उनको एग्जामिनेशन करेगा कि क्या क्या होता है ये, यानी पार्टी का एग्जामिनेशन करेगा कोर्ट कि मुझे क्या करना चाहिए। ऑर्डर 11, देखो ऑर्डर 10, 11, 12 और 13 ये इतने अहम नहीं समझे जाते, ठीक है। तो ज्यादातर जो है हमारे पास जो ऑर्डर 14 है उसको इंपॉर्टेंट दी जाती है, मगर मैं आपको ये ऑर्डर 10, 11, 12 और 13 बताऊंगा जरूर। क्यों कि ये आपके काम की चीज है, आजकल काम की चीज है, क्योंकि जब अब अमेंडमेंट आई है उसमें एडमिन जज बना दिए गए हैं, तो वो सबसे पहले अब इसको उठाते हैं, वरना पहले प्रैक्टिस में कम होती थी। तो अब दोबारा माइंड को रिन्यू करें। क्या हुआ था, मेरे मकान पे कब्जा हुआ, ऑर्डर 1 ने क्या कहा, पार्टियां 2 आए। ऑर्डर 2 ने क्या किया, काज ऑफ एक्शन बनता है या नहीं बनता। ऑर्डर 3 ने मुझे कहा अपना वकील करो। ऑर्डर 4 के तहत मैं जब वकील पे गया तो उन्होंने कहा कि आपका दावा दायर होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करें। ऑर्डर 5 मैंने छोड़ दिया, ऑर्डर 6 पे डायरेक्ट चला गया। मेरे वकील साहब ने ऑर्डर 6 को पढ़ा और ऑर्डर 7 के तहत मेरा प्लेंट लिखा। अब जैसे प्लेंट इंस्टीट्यूट हो गया, ऑर्डर 5 के तहत 7 से दोबारा 5 की तरफ गए, सम्मन जारी हुए। अब 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि डिफेंडेंट नहीं आया, जाहिद नहीं आया, तो 9/6 के तहत ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई, फिर एक्स पार्टी डिक्री हो गई और उसने क्या किया, अपना वकील हायर किया और उनके वकील ने क्या किया, 9/13 की दरखास्त दे दी और उन्होंने ये किया कि सेट असाइड कर दें इस डिक्री को। एक्स पार्टी जो डिक्री हुई है इसको सेट असाइड करवा दिया, या 12/2 के तहत फ्रॉड कहा कि आसिफ ने फ्रॉड के जरिए किया, या उन्होंने अपील कर दी अदालत में 96 सेक्शन के तहत। ये तो था अगर वो नहीं आया। अगर वो आ गया तो ऑर्डर 8 ने क्या किया, 30 दिन का टाइम दिया कि आपके पास 30 दिन का टाइम है, अब आप अपना मुकदमा दायर कर लें।
30 दिन के अंदर अंदर उसने मुकदमा दिया। ऑर्डर 10 के तहत, 9 के हम पढ़ाए हैं, 10 के तहत क्या किया, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी हुई, कोर्ट ने पार्टियों को एग्जामिन किया। 11 के तहत अदालत ने क्या किया, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ इंटेरोगेटरी, यानी इंटेरोगेटरी की, पूछ-गूछ की, डिस्कवरी की, इंस्पेक्शन किया, मुलायजा किया कि देखें क्या है ये केस, क्या किस नोयत का है, क्या बनता है। तो ऑर्डर 11 ने ये किया। ऑर्डर 12, अब है ऑर्डर 12 के तहत ये है कि एडमिशन हो सकता है कि जाहिद मान जाए, या हो सकता है कि मैं एतराफ़ कर लूँ कि नहीं जज साहब वाकई मैंने 10 लाख रुपए इसके देने हैं, या जाहिद मान जाए कि नहीं मैंने नाजायज़ कब्जा किया, एडमिशन हो सकता है। ऑर्डर 13, प्रोडक्शन एंड इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसके जरिए डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन होती है ऑर्डर 13 के तहत। मैंने क्या शुरू में कहा था, ऑर्डर 1 से 13 तक प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कहलाती है, अभी ट्रायल नहीं चला। ये सारी जो बातें हो रही थी ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग थी, असल तो खेल अब शुरू होगा। अदालत ने देखा नहीं वाकई मुकदमा तो बनता है, आसिफ की कहानी सही है, या अदालत ने देखा नहीं मुकदमा तो बनता है, जाहिद की कहानी ठीक है, यानी अदालत के जहन में डाउट आ गया, उसने कहा नहीं रफड़ कोई है, मसला कोई है। अब ऑर्डर 14 से ट्रायल शुरू हो रहा है। अदालत ने 14 के तहत क्या किया, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया, यानी उन पे इशू फ्रेम किए। अब इशू 2 तरह के होते हैं। इशू किसको कहते हैं, इशू कहते हैं अदालत कुछ सवाल तजवीज़ करती है, ये देखती है कि आसिफ ने दावे में क्या लिखा और जाहिद ने, डिफेंडेंट ने जवाब दावे में क्या लिखा, आसिफ के जो सबूत हैं वो किस नोयत के हैं और जाहिद वगैरह के जो हक में है वो किस नोयत के हैं। तो अदालत कुछ पॉइंट, कुछ सवाल उठाएगी, सिंपल वर्डिंग में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ सवाल तजवीज़ करेगी, इसको कहते हैं इशू फ्रेम करना, तनकीहात वज़ा करना। अदालत कहेगी कि क्या वाकई आसिफ का ये मकान है, ये पहला इशू बन गया, इशू फ्रेम हुआ। दूसरा, क्या आसिफ ने कभी पैसे तो नहीं देने उसके। तीसरा सवाल ये, तीसरा इशू ये बना लिया अदालत ने, इशू फ्रेम किया कि क्या जाहिद ने नाजायज कब्जा तो नहीं किया, इसको कहते हैं इशू फ्रेम करना। इन्हीं सवालात को बुनियाद बना के इन्हीं पे अदालत फैसला देती है। ज्यादातर, मैंने लफ्ज ज्यादातर इस्तेमाल किया। तो फ्रेमिंग ऑफ इशू, अदालत ने क्या किया, इशू फ्रेम किए, कुछ पॉइंट बना लिए, मफरूजे बना लिए कि हो सकता ये वाली बातें होंगी। अब ये इशू फ्रेम 2 तरह के होते हैं, इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट। इशू ऑफ लॉ क्या, कि क्या कोई कानूनी कोई नुक्ता मसला वगैरह तो नहीं, और इशू ऑफ फैक्ट किसको कहते हैं, कानून से हटकर बाकी जो हमारा लेन देन है, यानी मेरा और जाहिद के दरमियान जो कुछ हुआ, अगर उसमें कोई कानूनी बात नहीं है, बाकी जो वकूए हुए, जो वकूआ होता है, उसको सिंपल वर्डिंग में वकूआ इस्तेमाल कर रहा हूं, जबकि ये फौजदारी लफ्ज के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर। तो जो वकूआ हुआ, मेरे मकान पे कब्जा हुआ, मैंने उसको मकान दिया था, फिर मेरा कब्जा हुआ, उसने इनकार किया, ये सारा का सारा इशू ऑफ फैक्ट है। अब अदालत ने इशू फ्रेम किए ऑर्डर 14 के तहत। अब अदालत ने यह कहा कि तुम दोनों में से कोई, इन जो मैंने ये इशू फ्रेम किए हैं, इनमें से किसी ने कोई बात पे रजामंदी इख्तियार करनी है। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 5 को जाहिद मान गया कि जज साहब ये वाकई सही है, आसिफ ठीक कहता है, अब इसको कहते हैं एडमिटेड फैक्ट। अब जो उसने सवाल मान लिया ये एडमिटेड फैक्ट है और ये अब इशू फ्रेम का पार्ट नहीं बनेगा। जज साहब क्या कहेंगे, इसने ये बात मान ली है, इसलिए अब ये वाला जो इशू था ये मैं मिटा दिया। ये अब जो एडमिट फैक्ट होता है वो इशू का हिस्सा नहीं होता। हम डिटेल में बाद में जाएंगे जो अगले लेक्चर आएंगे। अब अदालत ने जो इशू फ्रेम किए, तो ऑर्डर
14 और रूल 5 के तहत, ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत अदालत ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर कोई भी एतराज हो दोनों पार्टियों को इशू के मुतालिक तो आप अपना एतराज उठा सकते हैं। एक और चीज याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि जितने इशू अदालत ने फ्रेम किए हैं उन सब को जो है अदालत उनकी बुनियाद पे उनको सेटल्ड करे। ऐसा भी होता है कि कुछ इतने माइक्रो इशू होते हैं कि उसको अदालत सेटल नहीं करती। तो देखें, ऑर्डर 14 के तहत ट्रायल शुरू हुआ और इशू फ्रेम हो गए। अदालत ने मफरूजा बना लिया कि ये वाले पॉइंट हैं, इन पे अब मैंने केस की बुनियाद रखने, अब केस को लेके चलना है। ऑर्डर 15, अदालत ने देखा ये तो बड़ा मामूली सा मामला है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो समरी ट्रायल कर दिया। छोटा सा ट्रायल किया कि मामूली सा मामला है, यह हमारी सुलह हो गई। ये जो इशू फ्रेम हुए थे 10, उसमें से 6 हमने मान लिए कि अच्छा यार इस पे हम सुलह करते हैं, या 4 रह गए हैं, छोटा सा मामला। अदालत ने देखा बड़े बड़े इशू तो फ्रेम जो हुए थे वो तो सेटल्ड हो ही चुके, आपस में इनका कंप्रोमाइज हो गया, 4 बातें रह गई हैं, 4 इशू रह गए हैं, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको आगे समरी ट्रायल में ले जाती हूँ, छोटा सा ट्रायल होगा। ऑर्डर 16, ऑर्डर 16 क्या करता है, ये समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ऑर्डर 16 ये क्या करता है, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ऑर्डर 16 के तहत अब जो गवाहान थे, जो विटनेस थे, उनके पास सम्मन जारी किया कि जाएं, ये सम्मन उनको देकर आए। तामीली को कहा कि जाके सम्मन मुझ तक पहुंचाएं और वो बंदे अदालत में आके हाजिर हों। अदालत ने क्या देखा कि अभी वो बंदे नहीं पहुंचे, या कोई ऐसी माकूल वजह देखी कि मुझे पेशी दे देनी चाहिए, डेट दे देनी चाहिए, एडजॉर्नमेंट दे देनी चाहिए, तो ऑर्डर 17 के तहत क्या किया, एडजॉर्नमेंट कर दी कि चलो अगली पेशी दे देती हूं, फिर पेशी, जो चलता रहता सिलसिला। ऑर्डर 18, हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब विटनेस पहुंच गए, हियरिंग ऑफ द सूट, अब मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई। पहले इशू फ्रेम हुए थे, 18 ऑर्डर से याद रखना जो है मुकदमे की हियरिंग असल प्रॉपर शुरू होती है। तो सबसे पहले अदालत क्या करती है, वो कहती है अपने जो आपके पास एविडेंस है वो ओरल एविडेंस पहले जमा कराएं, फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जमा कराएं। बेहतर यही होता है कि जब आप ओरल एविडेंस दें उसके साथ ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे दें। अगर एतराज होगा तो ठीक, वरना आपका टाइम बच जाता है। अब है ऑर्डर हमारे पास 20, ऑर्डर 20, जजमेंट एंड डिक्री। देखें ऑर्डर क्या है, 20, जजमेंट एंड डिक्री। अदालत ने 18 के तहत पूरी प्रोसीडिंग की, देखा केस चला, हियरिंग हुई, विटनेस हुए, गवाहान हुए, शहादतें हुई, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद ऑर्डर 20 के तहत अदालत ने क्या किया, जजमेंट और डिक्री दे दी, फैसला सुना दिया और क्या कहा कि आसिफ का ये वाकई मकान था, जाहिद ने नाजायज कब्जा किया था, डिक्री आसिफ के हक में हो गई। अब ऑर्डर 21 के तहत मैं क्या करूंगा, मैं जज साहब से कहूंगा कि जज साहब जो आपने मेरे हक में ये डिक्री जारी की है इसकी एग्जीक्यूशन करवाएं, इजरा करवाएं, अमल दरामद करवाएं। तो अदालत क्या करेगी, मेरी इस डिक्री पे अमल दरामद करवाएगी ऑर्डर 21 के तहत। एक और नुक्ता, हो सकता है कि जो डिक्री पास हुई हो बेशक मेरे हक में हुई हो, मगर मुझे फिर भी कोई एतराज हो कि जज साहब ने ये कह दिया कि आसिफ आपका मकान तो ले लें, मगर आपने जो 10 लाख वाला मामला है उसमें से आपको 2 लाख इसको देने पड़ेंगे। मैं कहता हूं मुझे मंजूर नहीं है, या वो नहीं मानता, या दोनों को एतराज होता है, तो हम दोनों पार्टियां भी क्या कर सकती हैं, अपील दायर कर सकती हैं। वो क्या कर सकती हैं, वो 12(2) के तहत दरखास्त भी दे सकती हैं फ्रॉड वगैरह की, कि फ्रॉड के जरिए डिक्री हुई, या पहली अपील सेक्शन 96 से लेके 99 तक पहली अपील होती है, फर्स्ट अपील होती है, और सेकंड अपील जो है वो सेक्शन 100 से लेके 103 तक, 100 से लेके 103 तक सेकंड अपील होती है। याद रखना, मैं बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूं, 12(2) की अगर मैं दरखास्त दूंगा ना
कि मैंने कहा कि या उसने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे दी कि आसिफ को जो डिग्री हासिल हुई है ये इसने नाजायज़ तरीके से हासिल की है, तो 12(2) की दरख्वास्त जब दी जाती है तो स्टे की दरख्वास्त नहीं दी जाती अलग से। ये नहीं कहा जाएगा कि स्टे ऑर्डर जारी कर दें। हाँ, अपील अगर आप करेंगे तो आपको स्टे ऑर्डर की अलग से एप्लीकेशन देनी होगी कि अगर उसने मेरे खिलाफ अपील की है तो अदालत को जाके क्या कहेगा, अदालत साहब आसिफ के हक में डिग्री पास होगी मगर इसने झूठे तरीके से की है, आप इस तरह करें, स्टे ऑर्डर दें, कभी आसिफ ये मकान बेच ना दे, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वो अपील के साथ स्टे ऑर्डर की अलग एप्लीकेशन देगा। हाँ, अगर वो 12(2) के तहत मेरे खिलाफ कर रहा है कि आसिफ ने फ्रॉड के तहत डिग्री ली है, अब उसको स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। 12(2) के तहत जैसे ही वो उसी कोर्ट में देगा, याद रखना 12(2) की दरखास्त उसी कोर्ट में दी जाती है जिस कोर्ट ने फैसला किया, और अपील किस कोर्ट में होती है, जिस कोर्ट ने फैसला किया उससे ऊपर वाली कोर्ट में। तो 12(2) में स्टे की दरखास्त देने की जरूरत नहीं, अपील में स्टे की दरखास्त देने की जरूरत होती है। तो यहां तक का जो हमारा था ये वो पोर्शन था जिसके तहत अदालत की प्रोसीडिंग होती है। अब छोटे छोटे से बाकी नुक्ते। हो सकता है कि अगर मैं मुकदमे को ये कहूं कि मैं मुकदमा करना ही नहीं, मैं उसको वापस विदड्रा करना चाहता हूं, तो ऑर्डर 23 ये कहेगा कि चलो आसिफ आप तुम मुकदमा वापस लेना चाहते हो, तो ऑर्डर 23 के तहत मुकदमा विदड्रा होता है। ऑर्डर 23 सेक्शन 23 और 24 के तहत, या हम कंसेंट कर सकते हैं, आपस में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, या सेक्शन 89A के तहत मैं ये भी कर सकता हूं, हमारा मुकदमा चलते चलते साल हो गया, मैं अदालत से कहता हूं अदालत साहब तो तंग आ गए हैं, बार बार पेशियां भुगत के, हम ये करते हैं कि ADR करवाते हैं, सालिस मुकर्रर करवाते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाते हैं, यानी आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के आर्बिट्रेशन सालिसी एक्ट के तहत हम ये करते हैं, अपना फैसला अदालत से बाहर करवाते हैं। हम कोई अपना शख्स मुकर्रर करते हैं, वो हमारा फैसला कर दे, सालिस हमारा फैसला कर दे, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। रिव्यू हमने करना हो अदालत के फैसले को, ये कहना हो कि अदालत साहब आपने जो फैसला दिया उस पर नजर सानी करें, रिव्यू करें, तो सेक्शन 114 के तहत कर सकते हैं, सेक्शन 115 के तहत रिवीजन कर सकते हैं, नजर सानी की निगरानी की, रिवीजन निगरानी और रिव्यू नजर सानी, तो रिवीजन करवा सकते हैं, निगरानी करवा सकते हैं अगली अदालत में। और 151 की जो पावर होती है वो इनहेरिटेंस पावर है। अब जरा गौर से देखें सारे मसले को, उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट आपको बता दूंगा। मेरा मकान था, मेरे मकान पे कब्जा किया जाहिद ने, मैंने केस दायर करना है, ऑर्डर 1 ने कहा 2 पार्टियां होंगी तो केस दायर होगा आसिफ साहब, एक आप प्लेंटिफ, दूसरा डिफेंडेंट, ऑर्डर 1 ने कहा। ऑर्डर 2 ने यह कहा कि क्या काज ऑफ एक्शन बनता भी है या नहीं बनता, क्या तुम्हारा केस बनता भी है या नहीं बनता। ऑर्डर 3 ने यह कहा अच्छा तुम इस तरह करो, अपना वकील कर लो। मैंने अपना वकील किया, वकील पे जाके मैंने कहा अब मैं क्या करूं। वकील साहब ने कहा आपका केस इंस्टीट्यूशन होगा, ऑर्डर 4 के तहत मैं आपका केस इंस्टीट्यूट करूंगा। तो ऑर्डर 4 ने ये वकील साहब से कहा कि अगर आपने प्लेंट लिखनी हो, दावा लिखना है, तो पहले 5 को छोड़ दें, ऑर्डर 5 को छोड़ दें, ऑर्डर 6 पे चले जाए और 7 पे चले जाएं। 6 ऑर्डर में दावे की भी यानी प्लेंट की भी और रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब दावे दोनों की हिदायतें लिखी हैं। तो मेरे वकील साहब ने ऑर्डर 6 भी पढ़ा, मगर जो प्लेंट लिखी वो ऑर्डर 7 के तहत दावा लिख दिया और दावा लिखकर कोर्ट में जमा करा दिया। अगर तो गलत कोर्ट में चला गया, 7-10 के तहत मेरा दावा रिटर्न हो गया। और अगर मैंने जानबूझकर कोर्ट की फीस खा ली हो, गलत स्टाम्प पेपर पे लिखा हो, कोर्ट ने मुझे वक्त भी दिया हो, फिर भी मैंने बात ना मानी हो, तो मेरे दावे को रिजेक्ट कर दिया 7-11 के तहत। अब जब मेरा दावा एडमिट हो गया, अब ऑर्डर जो 5 हमने छोड़ा था उसके तहत अदालत ने सम्मन जारी किए जाहिद के खिलाफ के आओ। अब 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी
कि जहद नहीं आ रहा, तो अदालत ने 9(6) के तहत, ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की, एक तरफा कार्रवाई की। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे हक में एक्स पार्टी डिक्री जारी कर दी। जाहिद को पता चल गया, वो अपने वकील के पास आया और उसके वकील ने क्या किया, 9(13) की दरख्वास्त दी, ऑर्डर 9 रूल 13 की दरख्वास्त दी कि जज साहब ये जो है इसके पास सफिशिएंट काज है, इस तक तो मामला पहुंचा ही नहीं, एक्स पार्टी जो डिक्री है उसको सेट असाइड करें, उसको बरतरफ करें, उसको साइड पे करें, उसको खत्म कर दें। या उसका वकील ये भी कर सकता है कि 12(2) की एप्लीकेशन के आसिफ ने फ्रॉड के जरिए डिग्री हासिल किया, या सेक्शन 96 के तहत क्या कर सकता, अपील कर सकता है। ये तो था पॉसिबिलिटी कि वो नहीं आया। अब पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाता है। जैसे ही आएगा उसके वकील को भी क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर 6 भी पढ़ना पड़ेगा। मगर मेरे वकील ने ऑर्डर 6 के साथ क्या पढ़ा था, ऑर्डर 7 पढ़ा था। उसका वकील क्या पढ़ेगा, ऑर्डर 6 पढ़ेगा और ऑर्डर 8 पढ़ेगा। 8 के तहत वो क्या करेगा, जवाब दावा लिखेगा। जैसे जवाब दावा उसने लिखा उसके वकील ने, तो अब हमारा केस आगे लग गया। अब ऑर्डर 10, 11, 12 और 13, इन तीनों चारों में क्या हुआ, इनके अंदर इंटेरोगेटरी हुई। अदालत ने सवाल जवाब पूछे, विटनेस को चेक किया, डॉक्यूमेंट को देखा, ये सब कुछ किया। उसको लगा केस बनता है। अब ऑर्डर 14 के तहत इशू फ्रेम हुए। अदालत ने कहा कि क्या ये इशू बनते हैं या नहीं, यानी मफरूजा बनाया कि क्या आसिफ ने वाकई ही उसके पैसे देने हैं या उस शख्स ने नाजायज कब्जा किया। इशू फ्रेम कर दिए। उसके बाद जो है ऑर्डर हमारा 15, अदालत को लगा कि नहीं मामला थोड़ा सा है। 10 इशू फ्रेम हुए थे, उनमें से 6 पे हमने कहा अच्छा यार हम मान जाते हैं। 4 इशू रह गए। या अदालत को लगा मामला बिल्कुल मामूली सी नोयत का मामला है, संगीन नोयत का नहीं है, समरी ट्रायल की तरफ ले गए। अब अगर समरी ट्रायल अदालत ने नहीं किया तो ऑर्डर 16 के तहत अदालत ने क्या किया, सम्मन जारी कर दिया। किसको, विटनेस को, कि आओ जल्दी आओ। अगर विटनेस आ गए तो ठीक, मगर विटनेस कहां इतनी जल्दी आते हैं, कोई किसी काम पे लगा, कोई किसी काम पे। तो अदालत ने ऑर्डर 17 के तहत एडजॉर्नमेंट कर दी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो एक मशहूर जुमला है, अदालत ने वो ही किया, एडजॉर्नमेंट करना शुरू कर दी। फिर ऐसा हुआ कि सारे के सारे एक एक करके विटनेस आते चले गए, शहादतें लगती चली गई। अदालत ने ऑर्डर 18 के तहत पूरी कार्रवाई की और अदालत ने ऑर्डर 20 के तहत जजमेंट पास कर दी, डिक्री जारी कर दी मेरे हक में। और ऑर्डर 21 के तहत क्या हुआ कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हुई, मैंने एक डिक्री पे अमल दरामद करवा दिया। अब अगर हम में से किसी पार्टी को भी एतराज है, हम क्या कर सकते, 12(2) की एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई फ्रॉड हुआ है, वो मेरे खिलाफ कह दे, मैं उसके खिलाफ कह दूं। मगर जब हम 12(2) की एप्लीकेशन देंगे ना, तो हमें अदालत में स्टे की एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है कि अदालत साहब आप स्टे ऑर्डर जारी करें, ये मकान आगे ना बेच दे। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब 12(2) की एप्लीकेशन दी जाती है तो स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हां, जब हम अपील करते हैं, अपील के अंदर हम क्या करेंगे, तब हमें स्टे ऑर्डर की अलग से एप्लीकेशन लिखनी होती है। एक और चीज, 12(2) की एप्लीकेशन उसी कोर्ट में दी जाती है जिस कोर्ट ने आपका फैसला सुनाया है। और अपील किस कोर्ट में की जाती है, जिस कोर्ट ने आपका फैसला सुनाया। नॉर्मल हालात में उससे ऊपर वाली कोर्ट होती है जिसमें आप अपील करते हैं। मैंने नॉर्मल हालात का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये वाला मामला था। अब अगर मैं अपना दावा वापस लेना चाहूं तो ऑर्डर 23 के तहत मैं विड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं ये कहूं कि जज साहब मैं अदालत से तंग आ चुका हूं, या मैं अदालत के अंदर केस तो दायर कर दिया, मैं चाहता हूं कि मैं अपना मामला सालसी के जरिए, किसी और बंदे के जरिए आउट ऑफ कोर्ट अपने मामले को जो है मैं सेटल करवा लूं, तो सेक्शन 89A के तहत मैं क्या कर सकता हूं,
ADR करवा सकता हूं, आल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवा सकता हूं, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत मैं सालसी मुकर्रर करवाकर उसके जरिए फैसला करवा सकता हूं। या 114 की भी मैं कार्रवाई कर सकता हूं कि जज साहब आप रिव्यू करें, नजरसानी करें, जो आपने फैसला किया अपने ही फैसले को दोबारा देखें। अपने ही फैसले को दोबारा देखना रिव्यू कहलाता है, यानी नजरसानी कहलाता है। ये सेक्शन 114 के तहत होता है। और रिवीजन किसको कहते हैं? जिस कोर्ट ने मेरा ऑर्डर सुनाया है उससे ऊपर वाली कोर्ट में मैं जाऊंगा कि नीचे वाली कोर्ट की निगरानी करें, रिवीजन करें। ये 115 सेक्शन के तहत होता है कि देखें उस कोर्ट ने मेरा, जो नीचे वाली कोर्ट है, मेरा फैसला सही नहीं किया, आप निगरानी करें उसकी। ये 115। और 151 इनहेरिटेंस पावर है किसकी? अदालत की। इसमें वो कुछ भी कर सकती है। ये सिविल कोर्ट की बहुत बड़ी पावर है, इनहेरिटेंस पावर। 151 151 सेक्शन है CRPC की। अब एक और मैं आपको बात बताना भूल गया, जब हम दावा दायर करते हैं ना, उसके साथ छोटी छोटी एप्लीकेशन लगाते हैं। जैसे मैंने अपना दावा दायर किया तो मुझे खतरा है ना कि जैसे ही पता चलेगा जाहिद को, तो जाहिद तो मेरे मकान को बेच देगा। तो जैसे मैंने दावा दायर किया, मेरे वकील साहब ने 39(1)(2) की एप्लीकेशन दी, ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की एप्लीकेशन दी कि आप क्या करें, हुक्म इम्तनाई आर्जी दें, उसको रोकें, उसको ये कहें कि वो इसको आगे प्रोसीड, इसको आगे बेचे ना, फरोख्त ना करे, रुक जाए। या उसके जरिए मैं कमीशन मुकर्रर करवा सकता हूं देखने के लिए कि सेक्शन 75 के तहत ये करवा सकता हूं कमीशन वगैरह मुकर्रर। या मैं कोई और एप्लीकेशन दे सकता हूं कि मेरे पास अभी कोर्ट फीस नहीं है, 148 और 149 की एप्लीकेशन दे सकता हूं कि मेरे पास अभी कोर्ट फीस नहीं, मैं ऐसा इनलार्जमेंट ऑफ टाइम मुझे दे दें। तो ये जब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है उसके साथ ही दी जाती है। हाँ, दरमियान में भी आप कितनी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां तक पढ़ लिया। अब है इसमें अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट थोड़ी सी देख लें। अमेंडमेंट आई है, पहली तो अमेंडमेंट आई है ऑर्डर 4A में। एक नया ऑर्डर जारी हुआ है, ऑर्डर 4A। उसमें यह कहा गया, ये 15/8/2018 को ये ऑर्डर जो है इंस्टीट्यूट किया गया। इसमें यह कहा गया कि अब 2 तरह के जज होंगे। एक जज वो जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करेगा, देखेगा केस बनता भी है या नहीं बनता। अगर तो केस बना तब जाके ट्रायल जज को भेजेगा, वरना वो केस को वहीं खत्म कर देगा। तो देखो ऑर्डर 4A नया ऑर्डर आया 2018 में। इसके तहत अब जो भी सिविल केस होगा वो 2 मरहलों से गुजरेगा। पहला एडमिन जज होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा, वो ये देखेगा केस बनता भी नहीं बनता। अगर तो बनता होगा तो आगे ट्रायल जज को भेज देगा, अगर नहीं बनता तो उसको वहीं रोक देगा। और उसके बाद जो अमेंडमेंट सबसे बेस्ट अमेंडमेंट है, ये है सेक्शन 26 की। इसमें 26A और 26B, 26A 26B की अमेंडमेंट आई। इसमें क्या है ये बड़े गौर से देखना। मैंने नुक्ते में लिखे हुए, मैं आपको वो अहम नुक्ते बता देता हूं। इसमें पहली बात ये की गई, ऑर्डर 26 में ये कहा गया कि जितनी भी आपके डिफेंडेंट होंगे, आपको उन सब को कापियां पहुंचानी पड़ेगी आपके दावे की। मैंने जो दावा किया वो 3 बंदे थे, मुझे 3 कापियां पहुंचानी पड़ी और सम्मन भी साथ पहुंचाने पड़े, कि सम्मन भी उनको भेजना पड़ा कि भाई ये दावा भी और तशरीफ लेकर आए अदालत में। और इसमें 26 में यह भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी किया गया, ट्रेसिंग भी की गई। यानी 26 में यह कहा गया कि आप क्या करें कि जितने भी डिफेंडेंट हैं, जब उनके पास आप दावे की कापियां भेजें तो साथ सम्मन भी भेजें, और जो बंदा तामीली इस सम्मन को लेके जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग करें कि वो जाता भी है नहीं जाता। अगर वो जाता है, जिसके हाथ में सम्मन देकर आया है, उसकी तस्वीर खींच कर लेकर आओ और वो रिकॉर्ड के साथ लगाओ। फिर 26A, इसमें यह कहा गया कि जवाब दावे का टाइम सिर्फ 30 दिन है। अगर 30 दिन के अंदर आपने जवाब दावा नहीं दिया, यानी जाहिद ने 30 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी, ऑर्डर 8 के तहत जवाब दावा नहीं दिया, तो उसके दिफा का हक खत्म हो जाएगा। अब अदालत उसकी बात नहीं सुनेगी जब तक कि वो सफिशिएंट काज आके ना बताए, अदालत को मुतमिन ना कर दे कि अदालत साहब
मैं इतना मजबूर था, या मैं बीमार था, या मैं इस हालत में नहीं था, या मैं मजबूर था, या मुझे इतलाई नहीं पहुंची, जब तक उसको सफिशिएंट काज नहीं देगा अदालत उसको दिफा का हक नहीं देगी। तो 26 में क्या हुआ, सबसे पहले कि डिफेंडेंट को दावे की कापियां भी भेजें जो आसिफ ने किया है, साथ सम्मन भी भेजें, और जो तामीली जा रहा है वो फोटो भी खींच कर लेकर आए कि वो किसके हाथ में देकर आया, प्लस उसकी मॉनिटरिंग भी की जाए, ट्रेसिंग भी की जाए मॉडर्न डिवाइस के जरिए से कि वो तामीली उस इलाके में पहुंचा भी था या वैसे ही होकर आ गया, चाय पीकर आ गया। 26A ने क्या कहा कि 30 दिन का टाइम होगा, जब उसको सम्मन मिल गया 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में आके अपना जवाब दावा दे, अगर नहीं तो उसका दिफा का खत्म। 26B, इसमें यह कहा गया कि जब आपके इशू फ्रेम हो जाएं, जब अदालत मफरूजे बना ले, वो जो 10 सवाल बनाए थे कि क्या इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह, तो वो जो इशू फ्रेम हुए थे उसके जो जवाब दावा है उसके 7 दिन के अंदर आपने इशू फ्रेम करने। जैसे जवाब दावा आया तो 7 दिन में आप इशू फ्रेम करें, और जैसे इशू फ्रेम हो जाएं तो अब आपके पास 7 दिन हैं। कोई एतराज करना हो तो कर दें, नहीं तो आप क्या करें, आगे गवाहों की लिस्ट आगे जारी करें, अपने गवाहों की लिस्ट प्रोवाइड करें, और साथ सर्टिफिकेट ऑफ रीडनेस भी दें। ठीक है, तो देखें 26B के तहत क्या हुआ, उसमें यह कहा गया कि जैसे जवाब दावा आया आपके पास 7 दिन हैं, 7 दिन में इशू फ्रेम करें, और 7 ही दिन हैं उसके अंदर आप क्या करेंगे, इशू फ्रेम पे कोई आपको एतराज हो तो ठीक, वरना आप गवाहान की लिस्ट दें और साथ सर्टिफिकेट ऑफ रीडनेस भी दें। अब इसमें एक और चीज है, उसमें यह कहा गया कि जब इशू फ्रेम हो जाए तो कोर्ट या तो खुद एविडेंस को रिकॉर्ड करे, अगर नहीं तो वो कोई कमीशन को मुकर्रर करे, और जो कोर्ट कमीशन को मुकर्रर करे या खुद एविडेंस रिकॉर्ड करे तो एविडेंस रिकॉर्डिंग के तमाम जो प्रोसीडिंग हो, बजरिया ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी भी तरीके से करे, ये 90 दिन के अंदर अंदर करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा कि अदालत जो है, जब इसने पूरी की पूरी प्रोसीडिंग कर ली तो अब वो क्या करेगा, 26(3) के तहत अदालत क्या करेगा, जब ये सारी प्रोसीडिंग कर ली उसने जितने भी एविडेंस थे वो सबके सब कंप्लीट किए, हेयरिंग हुई, और फाइनल आर्गूमेंट जैसे ही ये एविडेंस रिकॉर्ड हुए तो 20 दिन के अंदर अंदर अदालत क्या करेगी, फाइनल आर्गूमेंट की बहस सुनेगी। अब इसको थोड़ा सा दोबारा देख लें। पहली अमेंडमेंट क्या आई, 4A के तहत, ऑर्डर 4A के तहत, कि अगर आपने कोई केस बनता है, 2 तरह के जज होंगे, केस बनता होगा तो केस आगे भेजेगा, वरना एडमिन जज केस खत्म कर देगा। 26 के तहत क्या आया कि आप मुद्दा लेके पास, डिफेंडेंट के पास कापी भेजेंगे, सम्मन भेजेंगे, उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसकी ट्रेसिंग होगी, उसके बाद जब उस पर सम्मन पहुंच जाएगा उसके पास 30 दिन का टाइम होगा, वो अपना वो जमा करवाए अपना रिटर्न स्टेटमेंट, वरना उसका दिफा का खत्म। जैसे ही रिटर्न स्टेट इशू फ्रेम हो जाए, जैसे ही उस तक जवाब दावा आ जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा, तो 7 दिन का टाइम होगा उसको इशू फ्रेम करने में, और 7 दिन के अंदर इतराज कर सकता है। उसके बाद अदालत क्या करेगी, कोर्ट को या तो खुद एविडेंस लेगी या कमीशन अपॉइंट करेगी, और ये सारा प्रोसीडिंग 90 दिन में अदालत खत्म करेगी। और जैसे ही सारा कंप्लीट कर लेगी एविडेंस वगैरह, तो अदालत के क्या करेगी, 20 दिन के अंदर अंदर फाइनल आर्गूमेंट अदालत सुनेगी। जहां तक का था हमारा, तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया वो सारा का सारा क्या है, ऑर्डर A के तहत पार्टियां देखेगी, 2 के तहत क्या होगा, काज ऑफ एक्शन बनता है या नहीं बनता, 3 के तहत वकील करवाएगी, 4 के तहत इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा, 4 खुद किसको भेज देगा, 6 और 7 की तरफ, 6-7 क्या करेगा, दावा प्लेंट लिखेगा वकील और उसको एडमिट कर देगा। अब अगर उसने गलत कोर्ट में जमा करा दिया है तो 7-10 के तहत रिटर्न हो जाएगा। अगर उसने स्टाम्प पेपर ही जानबूझ के उसने इस तरह किया और टाइम देने के बावजूद सही नहीं किया तो क्या 7-11 के तहत अब उसका जो दावा होगा वो रिजेक्शन हो जाएगा। 8 के तहत वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराएगा। फिर 9 के तहत वो जितना मैंने ये सारा बताया, ये सारा उसकी प्रोसीडिंग थी। ये बहुत कीमती है, इसको एंड तक बार बार रिपीट करके देखें। बहुत शुक्रिया।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सहाबा वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।